@, स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बड़े अच्छे होंगे। बिल्कुल पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए, शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है जिसको जो जितना पिएगा उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। इसलिए आप अपनी मेहनत पर, अपनी लगन से मेहनत करिए। सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सब अच्छे नंबरों से पास हों। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पॉलिटी के डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। और उसके तहत हम लोग ने 150 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग 191, जैसे कि आप जानते हैं कि 25 क्वेश्चनों का हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो चैनल पर विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं का प्रत्याशी होता है। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। वह राज्य विधानसभा में निम्न सदन के सदस्य हों। तो अगर हम बात करते हैं मुख्य मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है, क्यों? तो इसका आंसर होगा कि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य होता है। जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्यसभा के उच्च सदन का सदस्य होता है। तो सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए, देश का नागरिक हो, बिल्कुल ये बात सही है। उसकी आयु 35 वर्ष हो, बिल्कुल सही है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है। पर उसके पढ़े लिखा हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो अनपढ़ भी हो सकता है। बस समझ में आ रही है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पढ़ा लिखा नहीं होता, यानी बी क्या हो जाएगा आपका? बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? पढ़ा लिखा नहीं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को किसे सौंपा जा सकता है? भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर विवाद होता है तो उस विवाद को निपटाया जा सकता है आपके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। बात समझ आ रही है? किसके द्वारा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण करने की तिथि दिन से, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो अगर राष्ट्रपति के अपने पद पर रहने की बात करें तो अनुच्छेद 56(1) के अनुसार वो अपने पद पर ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक ग्रहण कर सकता है। तो आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर देते हैं? लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो भारत जो है के जो राष्ट्रपति होते हैं वो अनुच्छेद 56(1) के तहत अपना त्यागपत्र देते हैं। बात समझ में आ रही है? वो मंत्री को संबोधित कर देते हैं। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है अनुच्छेद 56(2) के तहत। तो आपका जो त्यागपत्र देता है वो देता है उपराष्ट्रपति को। तो आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, संसद के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या संसद द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, और ये संसद के द्वारा, इसके द्वारा, संसद के द्वारा। डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 56 के का व खा, व अनुच्छेद 75। तो भारत के जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वह अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन या उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा दोनों के द्वारा लगाया जाता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है।
निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषद और राज्य की विधानसभाएं। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उन पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो लोकसभा, राज्यसभा या राज्यों की विधान परिषदों के द्वारा तो लगाया जा सकता है, लेकिन राज्यों के विधानसभा के द्वारा क्या होता है, ये लगाया नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 6 महीने में या 9 महीने में या 1 वर्ष में। तो राष्ट्रपति का जो रिक्त पद है वो भर लेना चाहिए 6 माह में, 6 माह में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका 6 महीने, यानी कि बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि राष्ट्रपति का पद खाली और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या भारत सरकार के मुख्य सचिव? कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 की बात करें तो 53 का, यानी अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 53 के फर्स्ट या 53 के का के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वो क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। तो आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या मंत्रिपरिषद। तो समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती हैं? आपके राष्ट्रपति में। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किया एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के ये वापस भेजने का अधिकार दिया गया 39वें, 40वें और 42वें या फिर 44वें। किसमें इसको अधिकार दिया गया है? मतलब पुनर्विचार के लिए। बात समझ में आ रही है? पुनर्विचार के लिए मामला मंत्री परिषद। बात समझ आ रही है? आपका मंदिर लिख गया है, ये आपका जो मंदिर है ये आपका मंत्री होगा। तो मंत्री परिषद के द्वारा पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजने का अधिकार है 39वें, 40वें, 42वें, 44वें। तो अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 74 में जोड़ा गया है कि जिसके अनुसार राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 44 के तहत। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा के अनुशंसा पर। तो अगर लोकसभा को भंग करने की बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसा कब है? कि अनुच्छेद 85 के तहत। बात समझ में आ रही है? ऐसा कब है? कि अनुच्छेद 85 के तहत ऐसा किया गया है। चलिए, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है आपका राष्ट्रपति। तो ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वो कौन सा था? हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाक विधेयक और दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो अगर हम पेप्सू विनियोग विधेयक की बात करें तो ये 1954 में हुआ था भाई। कब हुआ था पेप्सी? ये आपका 1954।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आध्यात्मिक वीटो का प्रयोग किया था 1954, जबकि 1966 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। कौन सा प्रयोग किया था, किसने किया था? भारतीय डाकघर विधेयक। तो आपका सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपना स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109 या फिर अनुच्छेद 111 के तहत। तो अगर भारतीय संविधान अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या स्वीकृति को रोक सकता है, तो क्या होगा, ये अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? महान्यायवादी, राज्य का राज्यपाल, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक या सभी। तो अगर राष्ट्रपति की बात करें तो ये सभी की नियुक्ति करता है, आपके महान्यायवादी की भी, राज्यपाल की भी, महानियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी और उपरोक्त सभी। तो आपका डी इसमें से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है? योजना आयोग का उपाध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है तथा इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तब ये है कि आपका योजना आयोग के अध्यक्ष नहीं, लेकिन वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ के मुख्यमंत्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो भारत जो राष्ट्रपति होते हैं वो नियुक्ति नहीं कर सकते हैं उपराष्ट्रपति की। बात समझ में आ रही है? किसकी नहीं कर सकते? उपराष्ट्रपति की, बाकी तीनों की कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? अनुच्छेद 355, 356, 352 या फिर 360। तो सॉरी, बाह्य आक्रमण आंतरिक, तो ये किया जा सकता है आपके अनुच्छेद 355 के तहत। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि जो 352 अनुच्छेद है उसके तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह से संबंधित है। आपसे पूछ रहा है आंतरिक अशांति, तो आंतरिक अशांति आप किस में आएगी, 355 में। और 356 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के किसी राज्य के राज्यपाल से विभेद होने पर, राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर वह समाधान हो जाता है, ठीक है। और जो 360 है वो आपके वित्त स्वायत्त संकट से संबंधित है। तो ये क्या हो जाए, करेक्ट आंसर। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के निर्वहन के लिए उपबंध कर सकता है? 160, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 310। तो अगर असाधारण परिस्थिति की हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 160 के तहत। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के अथवा युद्ध के आधार पर, वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो आपका सभी कारणों के आधार पर, डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में की जा सकती है? संवैधानिक मशीनरी की विफलता, आक्रमण, आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। तो जो घोषणा की जा सकती है वो आपकी युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये तीनों। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? 358, 359, 13, 356। तो जो अनुच्छेद 19 होता है वो स्थगित हो जाता है।
राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20, 21 और 19 को मूल अधिकारों के कार्य में स्थगित कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? किसको किसको कर सकते हैं? ये कर सकते हैं 20 को, 21 को और 19 को। क्या कर सकते हैं? स्थगित कर सकते हैं। किस किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 359 के तहत। अनुच्छेद 359। तो आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये था शानदार सेशन, शानदार तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेहनत करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो को बिल्कुल इसके बंद कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। ये आपके टॉप 25 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम टॉप ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जाम के टॉप ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर हाजिर हो रहा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं आगे पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।